बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 ग्रेविटेशन के चैप्टर सैटेलाइट एंड ऑर्बिट्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। सबसे पहले सैटेलाइट क्या चीज होती है? स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने नोट किया कि ये जो मून जो हमारी जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, इसकी हमारी सोलर सिस्टम में क्या हैसियत है और ये हमसे कितना दूर है और किसने उसको मजबूर किया हुआ है कि वो जमीन के गिर्द घूमता रहे और अपना चक्कर कंप्लीट करे, अपनी रोटेशन भी कंप्लीट करे और अपनी रेवोल्यूशन भी कंप्लीट करे। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब आपको सैटेलाइट्स में मिलेगा। व्हाट इज सैटेलाइट? सबसे पहला क्वेश्चन है कि सैटेलाइट होती क्या चीज है। कोई भी हेवीनली बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो प्लेनेट के गिर्द, किसी भी प्लेनेट के गिर्द घूम रही हो, उसको सैटेलाइट कहते हैं। ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियली भी हम बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं और किसी भी प्लेनेट में उसको जो है वो उसको रिवॉल्व करा सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मून हमारी जमीन के गिर्द घूम रहा है और जमीन एक प्लेनेट है, चूंकि जमीन यानी अर्थ एक प्लेनेट है, उसके इर्द गिर्द घूमने वाली सब चीजें सैटेलाइट कहलाती हैं। तो मून भी एक्चुअली एक सैटेलाइट है, लेकिन मून को एक नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। यानी ये ऐसी सैटेलाइट है जो कि किसी ने लॉन्च नहीं की, ये ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे जो है ये ऑलरेडी जमीन के गिर्द घूम रही है। बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 बड़े प्लैनेट्स हैं, उनमें 6 प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जिनमें हमारे मून्स मौजूद हैं और उनको ना सिर्फ देखा गया है बल्कि उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी यहाँ बैठ के किए गए। बहुत सारों के लिए तो बहुत सारे मिशंस भी भेजे गए, जिनमें जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, उसके गिर्द कमोबेश 95 मून्स घूम रहे हैं। 95 नेचुरल मून्स घूम रहे हैं, यानी यानी किसी ने लॉन्च नहीं किए। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड जुपिटर, जुपिटर के गिर्द घूम रहे हैं। बल्कि इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून गैनीमीड, जो कि आपका मरकरी से भी बड़ा है, यानी मरकरी जो हमारा प्लेनेट है उस प्लेनेट से भी बड़ा है, वो भी जुपिटर के गिर्द घूम रहा है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े मून, जैसे कैलिस्टो एक मून घूम रहा है, वो भी आपका जुपिटर। ये बड़े बड़े नाम बता रहा हूं, 95 मून्स हैं। लो एक मून है, वो भी घूम रहा है। इसके अलावा आप और भी बड़े बहुत सारे, कैलिस्टो आई थिंक मैंने ये नाम बता दिया था, ये मून भी घूम रहा है। ये सब मून जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इस प्लेनेट के गिर्द घूम रहे हैं। यूरोपा ये भी एक मून है जो जुपिटर के गिर्द घूम रहा है। तो इसी तरह ये मैंने आपको 95 बताया। सैटर्न जो कि आपका जुपिटर का पड़ोसी यानी उसका नेबर में मौजूद है और एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, वो प्लेनेट भी उसके गिर्द भी 125 मून्स घूम रहे हैं। 125 नेचुरल सैटेलाइट्स, यानी मून को नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। उनमें भी बड़े बड़े जाइंट्स, जैसे एक बहुत बड़ा है जिसमें टाइटन बहुत मशहूर है, पेंडोरा वो भी उसके गिर्द घूम रहा है, और भी बहुत सारे घूम रहे हैं। हमारी जमीन में अल्लाह का शुक्र है सिर्फ एक ही मून घूम रहा है और जिसका नाम ल्यूना है। अब अगर आपने सुना हो ल्यूना, इसको ल्यूना भी कहते होते हैं। एनीवे, बात कहां से कहां चल पड़ी। तो ये तमाम वो चीजें जो आपकी किसी भी प्लेनेट के गिर्द घूम रही हो, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स and they can be natural satellites are those satellites who revolve around the planets naturally. Nobody has launched them, किसी ने उनको लॉन्च नहीं किया। they are revolving themselves। जब उनकी फॉर्मेशन हुई थी इस कायनात में तो वो उस वक्त के घूम रहे थे। इसी तरह ये तो नेचुरल सैटेलाइट का एक था, यानी हमारे पास 2 किस्म की सैटेलाइट होती हैं। नंबर 1 नेचुरल सैटेलाइट और नंबर 2 होती है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
नेचुरल सैटेलाइट तो वो जो नेचुरली प्लेनेट के गिर्द घूम रही हो, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो जिनको अपनी ग्रीड और नीड और अपनी जरूरियात के तहत जो है उनको सैटेलाइट के गिर्द घूमने पे मजबूर किया गया। या तो वो क्या करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेती हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारे नेबर मार्स में जो है वो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई। वो क्या करती हैं, वो मार्स के गिर्द घूम रही हैं और वो मार्स से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल जमीन के गिर्द भी बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। इनके बहुत सारे काम होते हैं, वेदर की रिपोर्ट देना, आपका क्रिकेट मैच शारजा में हो रहा है और आपको बराह रास्त इस वक्त दिखाई दे रहा है। सो ये भी सैटेलाइट्स की बदौलत है। सैटेलाइट्स क्या करती हैं, वो इन तमाम चीज़ों को माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव से कैच करती हैं और आप लोगों को वो जितनी भी जो उनकी नशरियात हैं वो पहुंचा देती हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। इसी तरह आपके इंटरनेट हो गए और भी बहुत सारे काम, ये सारे के सारे इन सैटेलाइट्स की मरहून मेहनत होते हैं। इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। वेदर की सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, बहुत सारी सैटेलाइट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दे ऑल आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो स्टूडेंट्स डन हुआ। सैटेलाइट उसको कहते हैं कि एनी हेवी बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट इज नोन एज सैटेलाइट्स। इफ दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट naturally they are called natural satellites. If they are made to revolve around the planet, then obviously they are known as artificial satellites. Dear students, बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड की गई हैं। सबसे पहली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपकी जो इस जमीन के गिर्द भेजी गई थी वो थी 1957 में, यानी सबसे उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स इस वक्त जो है वो मूव कर रही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट को किसने बांध के रखा हुआ है? सैटेलाइट जमीन पे जाके क्यों नहीं गिरती? ये बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर ग्रेविटी, क्योंकि वैसे भी ग्रेविटेशन का चैप्टर है, कि अगर ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है तो सैटेलाइट जमीन पे जाके क्यों नहीं गिर जाती? तो मैं एग्जैक्टली ये क्लास को पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को कहा, अच्छा बेटा आप यूं करो, आप एक पत्थर बांध कर आप किसी भी धागे के साथ बांध के उसको घुमाना शुरू कर दो। तो वो उसने ऐसा ही किया, घुमाना शुरू किया। मैंने कहा अब इसको छोड़ दो, तो उसने छोड़ा। तो मैंने कहा आप देखें इस पत्थर ने एक डायरेक्शन को अपना लिया, ये घूम नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ कि आपने छोड़ा तो वो ऊपर घूम रहा होगा एंड यू आर जस्ट वॉचिंग दैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि पत्थर एक्चुअली घूम ही नहीं रहा था, पत्थर तो अपनी इनर्शियल मोशन में एक डायरेक्शन में जा रहा था। ये आपका हाथ था जिसने पत्थर को अंदर की तरफ खींचा था। यानी देखें, ये अगर पत्थर है ना, पत्थर तो किसी आपका इनर्शियल मोशन में था, लेकिन ये आपका हाथ था जो उसको अंदर की तरफ खींचता था। तो क्या होता था, पत्थर घूमना शुरू हो जाता था। आप एक दफा घुमाते घुमाते छोड़ दो हाथ, तो पत्थर क्या होगा, किसी एक जगह पे जाएगा, फिर जो कि वहां स्ट्रिंग जो है उसकी टेंशन लगेगी, वो क्या करेगा, उसको वापस खींचेगा और नतीजा पत्थर वापस नीचे गिर जाएगा। सो एक्चुअली ये दोनों मोशन जो है साथ जुड़ रही होती है, एक इनर्शियल मोशन और एक वो जो अंदर की तरफ खींची जाती है, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। ये दो चीजें लगती हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जो बाहर इनर्शिया में होती है वो वेलोसिटी होती है और जो अंदर होती है वो आपकी सेंट्रीपेटल फोर्स होती है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इनको टेंजेंशियल भी कहा जाता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी फोर्स यहाँ है, ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसीलिए आपकी ये मूवमेंट जो है सर्कुलर चल रही होती है। तो सैटेलाइट में ऐसा क्या है स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अर्थ है। मैं आपको ये कहता हूं कि भाई इस अर्थ से आपने ना एक पत्थर थ्रो करना है, एक स्टोन थ्रो करना है, इतना जोर से थ्रो करना है कि ये इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए। आप पूरी कोशिश करते हो, पत्थर ऊपर जाता है और जाके वापस ग्रेविटी की वजह से जमीन पे गिर जाता है। आप कहते हो चल भाई तेरी तो ऐसी की तैसी, इस दफा तो मैं ऐसी फोर्स लगाऊंगा कि ये पत्थर वापस जाएगा। आप थोड़ा सा कर्व कर लेते हो, वो जाता है और जाके जमीन पे गिर जाता है। इस दफा और फोर्स से लगाते हैं, थोड़ा और मजीद कर्व करते हैं, जमीन के दूसरे हिस्से में जाके गिरता है। ग्रेविटी हर वक्त एक्ट कर रही होती है। आप देखें, आपने पहली दफा सीधा ऊपर मारा था
कर्वेचर थोड़ा छोटा था तो जमीन पे गिरा। अब इसका कर्वेचर आपने थोड़ा बड़ा किया, बड़ा कर्व किया, यानी पहले आप ऊपर की तरफ थे, अब आप यूं स्टीप कर रहे हो, यानी इसका स्ट्रेट थोड़ा हॉरिजेंटल तरफ की तरफ जा रहे हो। और अब नेक्स्ट आपने और ज्यादा जोर से थ्रो किया तो आपका पत्थर फिर जमीन पे किसी ना किसी जगह पे गिर गया। इस दफा आपने कहा भैया नहीं छोड़ना। वैसे ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि जमीन की ग्रेविटी से आजादी के लिए यू नीड लॉट ऑफ फोर्स, लेकिन जनरली हम एक परसेप्शन लेते हैं। आप इस दफा एक पत्थर फेंकते हो और वो ज्यादा कर्वेचर मारता है, अब वो जमीन पे गिरना चाह रहा है, बट आपने इतना बड़ा कर्वेचर क्रिएट कर दिया कि वो पत्थर एक्चुअली क्या कर रहा होगा, वो एक्चुअली बाहर ही जा रहा होगा, लेकिन जमीन की ग्रेविटी उसको बुला रही होगी। तो नतीजा बड़े कर्वेचर की वजह से वो हर वक्त जमीन के गिर्द क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, क्योंकि वो हर वक्त जमीन पे गिरना चाह रहा है। लेकिन जो आपने इतना बड़ा कर्व उसमें क्रिएट किया, उस कर्व ने उसको ज्यादा बड़ा, यानी जमीन से बड़ा ऑर्बिट क्रिएट कर दिया। उस बड़े ऑर्बिट की वजह से वो जमीन पे गिरना उसके लिए कासिर नहीं रहा। सैटेलाइट भी बिल्कुल इसी तरीके से चलती है। सैटेलाइट को क्या किया जाता है, एक अच्छी खासी जो है एक ऑर्बिट, बड़ा ऑर्बिट क्रिएट किया जाता है। जब बड़े ऑर्बिट में सैटेलाइट चली जाती है और उसमें एक अच्छी खासी इनर्शियल मोशन आ जाती है, मोशन भी अच्छी खासी इनर्शियल होनी चाहिए, टेंजेंशियल। सो एक्चुअली वो जमीन पर ही गिर रही होती है, लेकिन चूंकि उसका कर्व इतना बड़ा हो चुका होता है वो जमीन पर नहीं गिर रही होती, तो वो बगैर किसी फ्यूल के, किसी ईंधन के, वो जमीन के गिर्द सैटेलाइट क्या करती रहती, रिवॉल्व करती रहती है। ऊपर कोई पेट्रोल स्टेशन तो है नहीं है कि जी उसका पेट्रोल खत्म हो गया तो भरवाओ भाई अब सैटेलाइट दोबारा चलेगी, नेवर। ये वो जमीन की ग्रेविटेशन है जो उसको क्या कर रही होती है, हर वक्त अपनी तरफ खींच रही होती है। लेकिन चूंकि उसका कर्व बहुत बड़ा होता है और उसका इनर्शिया होता है जो उसको बाहर की तरफ धकेल रहा होता है, तो इन दोनों की धींगा मुश्ती में इनर्शिया, सेंट्रीपेटल फोर्स, आपकी सैटेलाइट राउंड राउंड घूमती रहती है और एक खास किस्म का ऑर्बिट क्रिएट कर देती है। स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारी जमीन के गिर्द घूम रही हैं, जिनमें कुछ सैटेलाइट्स हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। कम्युनिकेशन, जो जमीन को के तमाम कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक जोड़ती हैं। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, आप देखें क्रिकेट मेलबर्न में वो मैच हो रहा है एंड यू आर वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, तो वो कम्युनिकेशन उसने एक क्रिएट किया हुआ है। आमतौर पे इसी तरह खबरें आप देखें, दुनिया के बड़े बड़े वाकयात हुए, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, इन नो टाइम यही आपकी जो न्यूज थी वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सो दैट इज ड्यू टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से मुमकिन हुआ। आमतौर पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं स्टूडेंट्स, उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। कौन सी सैटेलाइट? ये हमारी अर्थ है और इसके गिर्द वो, अगर फर्ज करो यहां मौजूद है, ठीक है, दुनिया के 3 बड़े ओशन है, फर्ज करें वो पैसिफिक ओशन के पास मौजूद है। ये ले पैसिफिक ओशन, पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा ओशन उस पर मौजूद है। वो क्या करेगी, वो इसी जगह पर मौजूद है और वो इसके इर्द गिर्द तमाम कम्युनिकेशन को लेगी और वो क्या करेगी, हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये जमीन के साथ लॉक होती है। लॉक का मतलब ये हुआ, इसको किसी ऐसे ऑर्बिट में रखा जाता है कि जमीन की जो रोटेशन है वो 24 आवर्स पर डे होती है, यानी एक दिन में 24 पर रोटेशन होती है। एक रोटेशन में 24 घंटे करती है जमीन, यानी अगर जमीन का ये पॉइंट है 24 आवर्स में ये वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा 24 घंटों में। और ये सैटेलाइट बिल्कुल इस जगह पे लॉक होती है, यानी इसको ऐसे ऑर्बिट में रखा होता है कि अगर ये इसके अंदर जो रोटेशन रेवोल्यूशन जो क्रिएट हुई है, इसकी रेवोल्यूशन होती है, तो वो 24 घंटे ही होनी चाहिए। तो अगर वो भी 24 घंटे हो तो वो जमीन पे हर वक्त उसी जगह पर मौजूद रहेगी, यानी जमीन घूम रही है और वो उसके साथ साथ चल रही है ऐसे, यानी बिल्कुल ऐसे साथ साथ। एक सैटेलाइट यहां रख लें अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक दुनिया का बड़ा, दूसरा बड़ा, और एक इंडियन ओशन के पास रख लें, दुनिया का तीसरा बड़ा इंडियन ओशन। अब 3 सैटेलाइट जो हैं वो क्या करेंगी, पूरे जमीन को कवर कर लेंगी और जमीन की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी।
कम्युनिकेशन के बाद आते हैं वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? जो वेदर की रिपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। आज टेम्परेचर 42 आवर्स रहेगा, ये आमतौर पे फजा में होती हैं, फजा के करीब करीब। ये क्या कर रही होती हैं? ये हवा के दबाव को, हवा के प्रेशर को भांप रही होती हैं और उसके मुताबिक ये इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, भाई आज 4 बजे जो है बारिश स्टार्ट हो जाएगी। मुझे एग्जैक्टली याद है कि आई यूज्ड टू लिव लंदन अबाउट 7 to 8 years ago। सो मैं वहाँ में एशेज सीरीज का एक मैच देखना चाहता था। तो मैच ओवल में हो रहा था। अगर आप लंदन नहीं गए तो लंदन में 2 बड़े स्टेडियम है, एक लॉर्ड्स का और एक ओवल का। आमतौर पे लॉर्ड्स और ओवल के बीच में एक ही रोड जाती है। तो एक आपका मुझे नाम थोड़ा सा भूल गया है, एक आपका ओवल केनिंगटन के पास मौजूद है, ठीक है, और दूसरी जो है वो लॉर्ड्स का जो स्टेडियम है वो स्विस कॉटेज, यस, एक स्टॉप हुआ करता उसके पास मौजूद है। तो मैं मैच देख रहा और एग्जैक्टली आई थिंक पहला दिन एशेज सीरीज का हो चुका था, तो मैं दूसरे दिन का मैच देखना चाहता था। तो मैंने उसके टिकट के लिए अप्लाई किया। तो मैंने कहा पहले वेदर रिपोर्ट चेक कर लो। तो वेदर रिपोर्ट में पता चला कि दूसरे दिन के शाम को जो है ना बारिश स्टार्ट होगी, यानी 2 o'clock या 3 o'clock के पास, और उसके बाद 2 दिन मुसलसल रहेगी। और साथ ही उनने ये भी कहा हुआ था कि एशेज सीरीज के मैच को ये भी हो सकता है कि वो ड्रॉ हो जाए। तो यकीन करें स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। यानी एक्चुअली ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं? व्हाट डू दीस सैटेलाइट्स डू? दे एक्चुअली गिव यू द रिपोर्ट्स ऑफ वेदर की रिपोर्ट्स देती हैं। इसी तरह तीसरी हमारे पास साइंटिफिक होगी। साइंसेस बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, वो अपनी सैटेलाइट्स को ऊपर भेजा हुआ है और ये क्या करती हैं? ये ऊपर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जमीन की इकट्ठी करती हैं, जमीन के बिहेवियर को नोट करती हैं, जमीन के डायमीटर को नोट करती हैं, जमीन के सरकमफेरेंस को फिर उसके मुताबिक बताती हैं कि क्या क्या इशू है जमीन में, कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में भी ये अच्छे तरीके से आपको रिपोर्ट देती हैं। इसी तरह आगे होगी मिलिट्री सैटेलाइट्स हमारे पास आ गई। मिलिट्री सैटेलाइट्स क्या करती है स्टूडेंट्स? एक्चुअली ये खास किस्म की जो जितनी भी आप ये समझ लें कि जासूसी का काम, तो ये स्पाई किस्म की सैटेलाइट्स होती हैं। फिर उनकी इंफॉर्मेशन को ये खास किस्म के कोड्स में भेजती हैं। फर्ज करें एग्जांपल, एक मुल्क है, एग्जांपल चाइना की एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना की अगर एक सैटेलाइट मिलिट्री सैटेलाइट बनी है, वो अगर कोई एक्टिविटी खास किस्म की अपने किसी दुश्मन का देख रही है, तो वो फिर अपने खास सैटेलाइट अपने खास कोडिंग के जरिए मैसेज भेजेगी ताकि उसका ये मैसेज किसी और के पास ना चला जाए, और अगर चला भी जाए तो वो उसको डी कोड ना कर सके। उसके लिए कोडिंग उसके अपने बंदे ही करेंगे, उनको पता होगा कि एक्चुअली इन तमाम साइंस का क्या मतलब है। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई है, तो ये एक स्पाई का काम करती है। इसी तरह 5वीं सैटेलाइट है हमारे पास नेविगेशन के लिए यूज होने वाली सैटेलाइट्स। आपने अक्सर औकात कभी अगर कोई टैक्सी बुक कराई हो तो एग्जैक्टली आप घर के बाहर पहुंच जाती है। कोई मिनी कैब होगी, कुछ भी हो गया, वो एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंचती है जहां आप मौजूद हैं। वो कैसे पहुंच गई? आपने अक्सर औकात देखा हुआ है कि गूगल मैप के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंच गए। एक खास किस्म की सैटेलाइट है जिसको नेव स्टार कहते होते हैं। नेव स्टार ये अमेरिका ने लॉन्च की थी, और इसमें जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके तमाम लॉज को डाल के बड़ी स्पेसिफिक किस्म की वो सैटेलाइट बनाई है जो आपको इवन चंद सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी दे देती है। तो वो आपको एग्जैक्टली सारा कुछ बताती है। आप तो आपके मोबाइल में सब कनेक्शन मौजूद होता है, और वो क्या होता है, वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है, और आप एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो अगर आपने एग्जाम्पल इस्लामाबाद से मुंबई जाना है, सॉरी ये तो गलत हो गया, वो रूट बहुत बड़ा हो गया, इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो आप ऑब्वियसली लाहौर ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो ढाका पहुंच जाए। इसी तरह दिल्ली से अगर मुंबई जाना है तो एग्जैक्टली आप उसी जगह पर पहुंचेंगे, उनकी खास किस्म की सैटेलाइट्स की जो है वो लगाकर, नेविगेशन लगाकर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 5 सैटेलाइट्स का एक थोड़ा बहुत तारुफ पता चल गया होगा।
देखिए स्टूडेंट्स, सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में रखना कोई इतना आसान काम नहीं है। यानी आप ये समझ लें कि एक स्लैंग वर्ड में अगर कहा जाए कि ये खाला जी का घर नहीं है, यानी इतनी आराम से आप किसी सैटेलाइट को जमीन के इर्द गिर्द आप किसी भी ऑर्बिट में नहीं घुमा सकते। आप अक्सर औकात अगर आप लोग मूवीज देखने का शौक रखते हैं या इवन साइंटिफिक नॉलेज रखने का शौक रखते हैं, आप जरूर देखिएगा कि बहुत सारे अनसक्सेसफुल मिशन के बाद एक्चुअल एक सक्सेसफुल मिशन होता है। यानी इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी कितने कितने मिशन जो है वो अनसक्सेसफुल होते हैं। हाल ही में इंडिया का एक जो मार्स का था वो अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन किया। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इतना आसान काम नहीं है कि आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है और आप इजीली ड्राइव करके पहुंच जाएंगे, नेवर। आपने जब एक जमीन से किसी सैटेलाइट को उड़ाया जाता है ना, तो दो चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। नंबर वन ये कि क्या स्पीड बहुत स्लो तो नहीं है। जैसे अभी मैंने पत्थर की एग्जांपल दी, जो एक स्टोन की, अगर वो बच्चा स्लो पत्थर मारेगा तो वो जमीन पे आगे गिर जाएगा, लेकिन अगर उसने बहुत तेजी से फेंका तो हो सकता है कि वो बहुत आगे निकल के एक बड़ा कर्वेचर क्रिएट कर दे और वो जमीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाए। सो अगर सैटेलाइट की आपने स्पीड हल्की सी रखी तो वापस इसने जमीन पे आगे गिर जाना है। तो इट शुडंट बी वेरी स्लो एंड इट शुडंट बी वेरी फास्ट एज वेल। इसको बहुत तेज भी नहीं रखना, ये ना हो इनर्शिया उसको उठा के जमीन से ही बाहर फेंक दे, यानी आपकी जमीन की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाए और आप सैटेलाइट ढूंढते रह जाएं कि किधर चली गई। भैया वो तो जमीन से बाहर निकल गई, अब वो आपके किसी काम के नहीं है। हो सकता है अर्थ के पास आगे मार्स है, वहां पहुंच गई हो और कुछ अरसे बाद मार्स से भी आगे निकल गई हो। तो ना, एक तो ये रीजन होती है। दूसरा, एक याद रखना, सैटेलाइट के जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है उसके प्लेनेट से दो डिस्टेंस होते हैं। एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, एक फारदेस्ट डिस्टेंस, इन दूर वाला डिस्टेंस होता है। जो क्लोजेस्ट होता है उसको कहते होते हैं पेरिजी। यानी अगर फर्ज करें एक सैटेलाइट घूम रही है आपकी, ठीक है, जो उसका दूर वाला फासला होगा उसको अपोजी कहेंगे, अपोजी, यानी ये दूर वाला। और जो उसका करीब वाला होगा वो पेरिजी होगा, यानी वो अगर जमीन के करीब जा रही है तो पेरिजी। सो ये ना हो इतना बड़ा आप इलिप्टिकल ऑर्बिट कर दें कि एक जगह से बहुत दूर निकल जाए और एक जगह से बहुत करीब निकल जाए। सो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना। एक तो ग्रेविटी से बाहर निकलने का खर्चा होता है, दूसरा आप देखें एक बहुत बड़ा अपोजी क्रिएट भी हो सकता है और पेरिजी भी छोटा क्रिएट हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं हमारे पास। सो आपने उनकी डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और उनकी पोजीशन को बहुत ख्याल रखना होता है और कुछ साइंसेस के लॉज लगाकर आप उनको जमीन के गिर्द या किसी भी प्लेनेट के गिर्द घुमाते हैं और मुमकिन है कि वो सैटेलाइट एक अच्छे तरीके से घूमती है। आजकल भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो है सैटेलाइट्स आपकी जा चुकी हैं, किसमें, आपकी स्पेस में, और वो स्पेस में जाके डिफरेंट काम करती हैं और वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स, अब जरा हम ऑर्बिट को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। देखें, एक चीज तो हमें हमेशा अम्यूज करती है कि अगर एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूम रही है तो एक्चुअली उसकी कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है। ये देखें, ये जमीन है आपकी, ये अर्थ है, ठीक है, और फर्ज करें अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम से हम जाहिर कर लेते हैं। एक सैटेलाइट यहां से उड़ती है और जाकर ये ले एक खास जगह पे वो क्या होती है, वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देती है, ये जमीन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, इसका हमने जब न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि two bodies in a universe attract each other with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी इसके इधर से, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो ये एक्चुअली जब घूम रही होती है तो इसका ये ऑर्बिटल जो हमारे पास जो सर्कल बन गया है, इसका जो रेडियस है, हम फर्ज करें उसका ऑर्बिट के रेडियस को आर नॉट से जाहिर कर लेते हैं। ये अब इस आर नॉट में क्या क्या चीज है, इस आर नॉट में एक यहां से यहां तक जमीन का भी रेडियस है, अर्थ का रेडियस, और यहां से यहां तक आपकी हाइट भी है सैटेलाइट की। दो चीजें, यानी एक्चुअली ऑर्बिटल रेडियस में जमीन का रेडियस और आपकी हाइट ऑफ
अर्थ भी, यानी सॉरी हाइट ऑफ दैट सैटेलाइट भी मौजूद है। इस सैटेलाइट को हमने मास ऑफ एस नाम दे दिया, मास ऑफ सैटेलाइट। ये मास ऑफ अर्थ ई कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब स्टूडेंट्स एक बात तो आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो है इसके अंदर एक इनर्शियल मोशन होती है, यानी बाहर की तरफ, और ये इसको अंदर जो फोर्स लग रही होती है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये रिवॉल्व, कोई भी चीज दुनिया की जब रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है तो उसकी एक ही रीजन होती है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स से क्या कर रही होगी, इसके गेट रोटेट कर रही होगी, रिवॉल्व कर रही होगी। सो अब इसमें जो यहां स्पीड होगी उसे हम कहेंगे एक्चुअली ऑर्बिटल स्पीड। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ये हमारे पास मौजूद है जो टेंजेंशियल है। सो वी आर actually in a mood to find whether what value of orbital velocity would be at a certain height, एक खास हाइट पर उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये दो सैटेलाइट, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी वो कौन कौन सी होंगी? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो कि होती है m1 m2 ओवर जी, सॉरी जी तो बोली क्या, जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, एक ही होगी हमारे पास। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि जब कायनात में दो बॉडीज हमारे पास मौजूद होती हैं खास डिस्टेंस पर, उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर के इक्वल होती है। यहां चूंकि r यहां से यहां तक इसका r नॉट है, दैट इन्वॉल्व्स r e प्लस h, ये हमारे पास मौजूद है। दूसरी फोर्स जो इसमें मौजूद है वो इस सैटेलाइट का वेट है, वेट जो कि जमीन की तरफ है, और वो कितना है mg, ये सैटेलाइट की m और g हाइट वाली, आप जी यहां वाली नहीं लगाएंगे, यहां वाली तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि जितना जितना आप दूर जाएंगे आपकी जी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, तो हाइट वाला जी हम यहां लगा लेते हैं। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। थर्ड एक फोर्स और है जो इसको ऑर्बिट में घूमने में मदद देती है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। ये तो वेट वाली फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर ओवर r भी नॉट वाला, ये भी नॉट, और m हमारे पास कौन घूम रहा है, वो हमारे पास सैटेलाइट घूम रही है वो। सो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। आप इन दोनों तीनों में से कोई सी दो इक्वेशन या इन दोनों को या इन दोनों को कंपेयर कर लें, क्योंकि हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो इस जगह पर मौजूद है। या इसको इससे कंपेयर कर लें या इसको इससे कंपेयर कर लें, आप आराम से जो है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन को हम तीसरे से कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दीज टू, क्योंकि दोनों फोर्सेस दी हुई है हमारे पास, दोनों फोर्सेस हैं और दोनों सेम फोर्सेस हैं, ये भी याद रखें। जितनी फोर्स से ये एक दूसरे को खींच रहे हैं न्यूटन्स लॉ के मुताबिक, उतनी फोर्स की इनकी सेंट्रीपेटल फोर्स लगी। ऑब्वियसली सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स होगी जो बॉडी को अंदर की तरफ लाने पे मजबूर करेगी, और वो वही फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों के जो फोर्सेस हैं वो सेम है, यानी एफ जी और एफ सी दोनों सेम है। ये हमारे पास है जी एम ई एम एस ओवर आर स्क्वायर, और ये हमारे पास है एम एस वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट, ये हमारे पास है। अब देखें एम एस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, आर नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहां जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 टाइम इससे कट जाएगा बिकॉज दिस इज 2 टाइम्स। सो वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा जी एम ई ओवर आर नॉट। तो अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वी नॉट आ गया जी एम ई ओवर आर नॉट का स्क्वायर रूट। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इसमें आर नॉट की जगह आर ई प्लस एच भी लगा सकते हैं, क्योंककि ये वैल्यूज हमें पता होती हैं, इसलिए जी हमें क्या पता यहां से यहां तक आर नॉट कितना, हमें सिर्फ हाइट पता हो दैट इज इनफ, क्योंकि आर ई हमें पता है 6.64 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 to 6 मीटर हमारे पास होगी। तो जी एम ई
मास ऑफ अर्थ, ये हमारे पास आर ई प्लस एच हो गया। सो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रूव होगी। बिल्कुल अगर हम इन दो को कंपेयर करते तब भी कर सकते थे। कंपेयरिंग दीज टू, अगर हम इन दो को करके देखते तो ये देखें ये दोनों भी सेम है, क्योंकि एक सैटेलाइट का जितना वेट होगा वो उतना ही होगा जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रही होगी, जितनी फोर्स लग रही होगी। मेरा वजन जमीन पे उतना ही है जितनी जमीन मुझे खींच रही है। इट डिपेंड्स ऑन माय मास एंड डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एज वेल। सो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब इन दोनों को कंपेयर किया, यानी एफ को जो वेट वाला है, यानी वेट वाला कंपेयर करते हैं किससे, एफ सी सेंट्रीपेटल फोर्स से, तो ये हमारे पास एम जी एच आ गया एम एस वी नॉट का स्क्वायर ओवर आर नॉट, ये आ गया एम, ये भी एम एस है, एम एस कैंसिल हो गया, ये भी एम एस है। आर नॉट यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। सो वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा आर नॉट जी एच, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएं, वी नॉट आ जाएगा आर नॉट जी एच का स्क्वायर रूट। पिछले लेक्चर नंबर 2 में मैंने जी एच की वैल्यू आपको लिखाई थी, याद होगा, जी एच जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होती है, उतनी दूर नहीं। तो इसके मैंने लिखाया था जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये लिखाया था मैंने, अगर याद हो तो मैं इसकी वैल्यू को उठा के इस जगह पर डाल देता हूं। वी नॉट होगा आर नॉट जी एम ओवर आर नॉट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो, ये आर नॉट उसके स्क्वायर से कटा, तो वी नॉट आ गया स्टूडेंट्स जी एम, और ये हमारे पास आर नॉट किसके इक्वल होगा, आर नॉट आर ई प्लस एच के इक्वल, आर नॉट प्लस एच के इक्वल। स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको क्या चीज दिखाती है, जनरल फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या है, ये देखें, जनरल फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का जी एम ओवर आर नॉट का स्क्वायर रूट है, ये जनरल फॉर्मूला, ये जो हमने प्रूव किया, ये जनरल फॉर्मूला है, उसमें आर नॉट की वैल्यू डाल दें, सॉरी ये आर ई था, आर नॉट की अगर वैल्यू लगा दें तो आप इजीली ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक जनरल फॉर्म हमारे पास ये डेवलप हुई, इसमें जी क्या है, जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, जबकि एम मास ऑफ अर्थ है जो कि 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर 24 केजी होता है हमारे पास। ये दो चीजें तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं हमारे पास, तो वी नॉट एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर नॉट, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर नॉट के, यानी जितना आपका रेडियस, यानी जितना आप दूर जाते जाएंगे आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, और जितना आप करीब आते जाएं यानी आर नॉट आपका कम होना शुरू हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी यहां है कम, आगे आई बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, एग्जैक्टली फर्ज करें जमीन के ऊपर आ जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे मुमकिन नहीं है, फर्ज करें हम जमीन के ऊपर आ जाते हैं और सैटेलाइट जमीन के ऊपर घूम रही है, तो उसको कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी का सामना करना पड़ेगा। देखें ये तभी मुमकिन होगा जब इस पोजीशन पे पहुंचे जब आपका आर नॉट, इफ सैटेलाइट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, जमीन के करीब आ जाए, तो आर नॉट आपका आर ई ही हो जाएगा, यानी बिल्कुल जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जमीन की वेलोसिटी का ही रेडियस बन जाएगी, क्योंकि यू डोंट हैव हाइट नाउ, so height is gone, height is 0, so if you put height 0 here, so that's going to be re straight away, if you put 0, r naught is equal to re, so फिर हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी gm ओवर re का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये ऑन अर्थ पे ऐसे हो रहा है हमारे पास। अब मैं इनकी वैल्यूज लगाता हूं, आर ई जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर 6 मीटर, वी नॉट हुआ जी हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -11, मास है 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर 24 और 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर 6। तो स्टूडेंट्स जब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालूंगा कैलकुलेटर से तो ये आएगी,
ये आ रही है स्टूडेंट 7909 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको किलोमीटर में लेकर आओ तो 3 पॉइंट्स पीछे, नियरली अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यानी आप इसको यूं कर लें कि अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर एग्जैक्टली जमीन के ऊपर हो तो ये 8 किलोमीटर में सिर्फ 1 सेकंड लगाएगी। इट्स टू हाई, स्पीड बहुत ज्यादा है। यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स स्पीड इज जाइगेंटिक, यानी बहुत ज्यादा होगी 8 किलोमीटर पर आवर। आप खुद अंदाजा लगाएं 8 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है, 8000 मीटर होते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये कितना है। आई विश कि मैं आपको यहाँ से इस्लामाबाद से बता सकूं कि ये कितना होता है। कि आप यहाँ से देखें, अगर इस्लामाबाद के लोगों को पता होगा कि अगर 0 पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं और फैसल मॉस्क जाते हैं, आई गेस ये 6 या 7 किलोमीटर है, और अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाए मारगल्ला की पहाड़ियों तक तो ये 8 किलोमीटर में सिर्फ 1 सेकंड लगाएगा। यानी 1 सेकंड में इतनी सैटेलाइट आपकी तेजी से जा लगी, तो इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो जितना पीछे जाए स्पीड ये थोड़ी सी कम हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था इसका हल्का सा अहवाल। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। मैं ऑलरेडी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के हवाले से थोड़ा सा बता चुका हूं कि एक ऐसी सैटेलाइट जो जमीन के हिसाब से लॉक हुई भी हो, यानी जब जमीन जैसे से रोटेट कर रही है, ये जमीन रोटेट कर रही है, ये उसके साथ उसी फेस पर मौजूद है। देखें, यानी यूं ये सैटेलाइट है, जमीन से कंसिडरेबल हाइट पर मौजूद है, ये रोटेट कर रही है और ये उसके साथ रिवॉल्व कर रही है, यानी इसी फेस पर ये हाथ मौजूद है। इसी तरह वो जमीन के उसी फेस पर मौजूद है। जमीन अगर 24 आवर्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है तो इस सैटेलाइट को रिवॉल्व होने में एग्जैक्टली 24 आवर्स लगते हैं। आए जरा इसके ऑर्बिट के हवाले से पढ़ते हैं कि हमें एक्चुअली सैटेलाइट को कितना दूर रखना होगा जमीन से, या उसका कितना रेडियस होना चाहिए, या उसकी कितनी स्पीड बनेगी। इन तमाम चीजों को हम इस एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये जमीन है हमारी अर्थ, हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की इस जगह पर। ये जमीन के मुकाबले में एक लॉक्ड थी, यानी जमीन रिवॉल्व कर रही है, जमीन यहां पहुंच गई, ये यहां आ गई, जमीन घूम के यहां पहुंच गई, ये भी घूम के यहां आ गई, और आपकी जमीन यहां पहुंच गई और ये भी वापस अपनी जगह पर पहुंच गई, एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंच गई। यहां से यहां तक इसकी हाइट है और यहां से यहां तक इसका रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये पूरे का पूरा हो जाएगा रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी के हवाले से आपको फॉर्मूला बताया था gm/r0 का स्क्वायर रूट, ये मैंने बताया था, जिसमें वेयर जो r0 है ना, ये re+h है, यानी अर्थ का रेडियस और उसके ऊपर जितनी हाइट आपने उसको अचीव करवाई है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस रेडियस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, या इस हाइट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि हमें जमीन से कितनी हाइट ऊपर रखनी होगी ताकि हमारे पास जो है वो लॉक हो जाए जमीन के हिसाब से, यानी जियो स्टेशनरी हो जाए। स्टूडेंट्स, आमतौर पे मैथमेटिक्स में जब आप किसी की स्पीड फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? आप लगाते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, यही लगाते हैं ना। तो हम सैटेलाइट में भी यही काम करते हैं। आपकी सैटेलाइट यहां से जर्नी स्टार्ट करती है और वापस इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, ये टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। तो जितने टाइम में करती है उसको टी कहेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है उसको एस कहेंगे, और ये एस उसका सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस यानी आप इसको सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं, सॉरी सैटेलाइट कह सकते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? ये ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में सरकमफेरेंस होता है 2πr के। तो चूंकि r हमारे पास r0 है तो हमने वही लगाया, और टाइम कैपिटल टी। वाई कैपिटल टी? क्योंकि हमने ये बात पढ़ा था पिछले साल, अगर याद हो ऑसिलेशन के चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि जब एक बॉडी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करती है तो उसमें जितना टाइम लगाती है उसको टाइम पीरियड कहते होते हैं। तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में जितना टाइम लगाएगी उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे। सो ये पहली इक्वेशन थी, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं।
यानी एक है 2 पाई आर नॉट ओवर टी और दूसरा है हमारे पास जी एम ई ओवर आर नॉट और उसका स्क्वायर रूट ये। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमें स्क्वायर रूट से आजादी मिल जाए। तो ये स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर, आर नॉट का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। यहां तो आप जब स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ही आजाद होगा, बाकी किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं लगने वाला। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस रेडियस को फाइंड करने जा रहे हैं। टी नॉट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई होगा। टी आर सॉरी आर नॉट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, आर नॉट का क्यूब हो जाएगा। दिस इज जी एम ई टी स्क्वायर यहां चला गया ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे यहां जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अब हमें आर फाइंड करना है, उसके क्यूब को यहां से आजादी हासिल करवानी होगी। क्यूब से आजादी हासिल करवाने के लिए हमें पावर 1/3 दोनों साइडों पे लेनी होगी ताकि हम क्यूब से आजाद हो जाए। ये तो हो गया। तो आर नॉट जो कि ऑर्बिटल हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास आ गया जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/3 ये आ गई। यानी अगर हमने ये फाइंड करना है कि वो कौन सा ऑर्बिटल रेडियस है, बस वहां जाके सैटेलाइट फेंक दे। यानी उस जगह पर सैटेलाइट अगर हम फेंक दें, अब सैटेलाइट ने क्या करना है? जमीन के साथ स्टेशन हो जाना है, यानी लॉक हो जाना है। जमीन अगर 24 घंटों में पूरी कर रही है तो उस खास ऑर्बिट में रह के ये यही काम करेगी। तो उस ऑर्बिट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आर नॉट हमारे पास हो गया। अच्छा, पहले तो आर नॉट से पहले हम यू काम करते हैं, इनकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। जी की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम फॉर मास ऑफ अर्थ नियरली 5.98 या 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 24 केजी, 5.98 भी लिख सकते हैं। टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी एक पूरा टाइम 24 घंटे का टाइम था, 24 घंटे का 24 आवर्स का था। इसको सेकंड में होना चाहिए। आप क्या करें? 24 को मल्टीप्लाई 60 करें, फिर मल्टीप्लाई 60 करें, 86,400 सेकेंड्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स करके देखें, यही आ रहा है। और इसमें पाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3.14 है। तो ये वैल्यूज बच्चों हम क्या करते हैं? इनमें लगा लेते हैं। तो आर नॉट हमारे पास है, जी की जगह पर लगाएंगे 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -11, एम है मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 24, टी है 86,400 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू है 3.14 का स्क्वायर ये, और सब की पावर है हमारे पास 1/3। तो बच्चों जब हम आर नॉट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 4.23 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 7 मीटर्स ये रेडियस बना। अगर हम किलोमीटर में लाना चाहें तो किलोमीटर हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करके ये आ रहा है आर नॉट इज इक्वल टू 4.23 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 4 किलोमीटर। ये हमारे पास हम उसमें लेकर आए, किसमें? किलोमीटर में। तो ये नियरली अगर हम किलोमीटर में लिखें तो ये 4.23 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 4 किलोमीटर आ रहा है। अच्छा बच्चों, ये तो आ गया, ये तो थी यहां से यहां तक की टोटल रेडियस यानी ऑर्बिटल रेडियस ऑफ दैट। लेकिन जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्बिटल रेडियस होता है ना, एक्चुअली आर प्लस एच के इक्वल होता है इसके। एच को यहीं रखो, आर ही वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आर नॉट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? ये 4.23 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 7 -6, इसकी वैल्यू होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6। तो हाइट हमारी आ जाएगी हाइट आ जाएगी 3.59 3.
59 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर 7 मीटर्स। और अगर किलोमीटर में लाना हो डिवाइड 1000 कर लें, 3.59 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 4 किलोमीटर्स। यानी इतनी हाइट हमें ऊपर रखनी होगी, हाइट हमें रखनी होगी, तब जाके हमें ऑर्बिटल रेडियस वो वाला अचीव होगा जिसमें आपकी सैटेलाइट ऑटोमेटिकली जमीन के साथ स्टेशन हो जाएगी और ये जमीन के साथ आपके जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करेगी, यानी लॉक हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये तो था इसका। आप ये समझ लें कि हाइट जो कि जमीन से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन फर्ज करें अगर मैं चाहूं कि ये फाइंड आउट करूं कि अगर मैं इतनी हाइट पर लेके चला जाता हूं सैटेलाइट, तो सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स, स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है V0 इज इक्वल टू GM ओवर R0 का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स, इसमें G क्या है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -11, मैस है 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 24, और R0 है हमारे पास, R0 ये 4.23 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 7, 4.23 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 7, और इसका स्क्वायर रूट लेना। वैल्यूज मीटर में डालेंगे, मत आप किलोमीटर में डालें, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट वो मीटर होती है। 6.67 स्टूडेंट्स, ये बना 3.076 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 3 मीटर पर सेकंड, ये बन गया। यानी इतनी स्पीड अचीव होगी। और अगर स्टूडेंट्स में 10 की पावर 3 को वैसे ही किलो भी कहा जाता है, तो अगर मैं किलो में ले जाऊं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3.07 किलोमीटर पर सेकंड बनती है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक सैटेलाइट अगर एग्जैक्टली जमीन के ऊपर हो और अगर उसको ऑर्बिटल स्पीड मेंटेन करनी है तो 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बन रहा था, ये अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर बन रहा है। तो यहां से ये बात भी साबित हुई कि जब हाइट अचीव हो जाती है तो स्पीड हमारी उतनी ज्यादा नहीं रहती जितनी स्पीड आपको जमीन के क्लोज रखनी पड़ती है। आपने देखा ये स्पीड काफी कम होगी, बल्कि आप देख लें वो 8 थी, 2 टाइम से भी ज्यादा कम हुई है, यानी 3 2 6, 2.7 टाइम्स कम हुई है, 2.7 टाइम्स स्पीड कम हुई है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एक हल्का सा व्यू। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपने वाकई अच्छे तरीके से समझा है, कमेंट्स में लाजमी इसका इजहार करें। आपके कमेंट्स ऑक्सीजन की मानंद होते हैं, यकीन करें, इट गिव्स मी लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड, और ये मुझे परसुएट करते हैं कि मैं मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ पेश आऊं, आपके साथ सामने आऊं। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप informing the other students about the channel and let them know about the channel and about the content you are really taking. Allah Hafiz.